वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज जो है सीटीईटी की प्रिपरेशन में आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी को करेंगे। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईवीएस से आपके क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। हर लोग पेपर वन देते हैं, इनफैक्ट जो पेपर टू भी देते हैं वो भी कोशिश करते हैं पेपर वन देने का। तो पेपर वन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आप सबके सीटीईटी की प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं ताकि आप लोगों को चीज याद हो जाए। ठीक है, मतलब याद नहीं, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको। एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा। मैं रैंडमली बीच बीच में से क्वेश्चन उठाई हूँ। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है एग्जामिनेशन पर्पज से, उस क्वेश्चन को मैं उठाई हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 73 है। जनवरी 2021 की सीटीईटी पेपर है ये। तो बीच बीच में से मैं क्वेश्चन उठाई हूँ और उसमें से फिर हम लोग 5 to 6 क्वेश्चंस को आज करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। देखिए सीधी सी बात है, ईवीएस हमारा 1 to 5 तक में रहता है बच्चों का। और ईवीएस कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ विल यू प्लान एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। पहला दिया है कंबाइन 2 or more सब्जेक्ट एरियाज इनटू वन लेसन। दूसरा दिया है सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट प्लान। तीसरा दिया है अरेंज सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। चौथा दिया है अरेंज सेपरेट टीचर्स स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल साइंस। और इसको हिंदी में हम देखते हैं कि आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहली बात तो ये कि ईवीएस में आप जानते हैं कि साइंस भी पढ़ाया जाता है, उसमें सोशल साइंस भी होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक हम ये कह सकते हैं हिंदी में कि एकीकृत व्यवस्था किया गया है ईवीएस में, ताकि बच्चे जो है कंबाइंड तरीके से चीजों को सीख पाए। ठीक है, तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो अब पहला ऑप्शन है हमारा, कंबाइन 2 or more सब्जेक्ट एरियाज इनटू वन लेसन। आप 2 और अधिक सब्जेक्ट जो है उसके एरियाज को आप एक लेसन में कंबाइन कर रहे हो, यानी कि हुआ एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ईवीएस जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, कहीं ना कहीं एकीकृत वाला जो व्यवस्था किया गया है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे साइंस और सोशल साइंस दोनों को सीख सकते हैं। 6 क्लास से साइंस और सोशल साइंस दोनों जो है सेपरेट हो जाता है, क्योंकि बच्चों में उस तरह की मेच्योरिटी आ जाती है कि वो साइंस को अलग से पढ़े, सोशल साइंस को अलग से पढ़े। बट बच्चे जब तक छोटे हैं उनको ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि चलो भाई एक ऐसा बुक बनाते हैं जिसमें दोनों चीजों को मिला के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर ऑप्शन में ये है कि कंबाइन किया जा रहा है 2 विषयों को एक लेसन में, तो कहीं से भी ये गलत मुझे नहीं लग रहा है, और ये गलत है भी नहीं। लेकिन क्योंकि सीटीईटी का क्वेश्चन है, हमें 3 और ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके थ्रू भी हमको निकलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और इससे भी बेहतर हो। अगर इससे बेहतर कुछ मिलता है तो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या है। दूसरा है कि सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट प्लान। भाई ऐसा कीजिए, जितने भी सब्जेक्ट है ना सबका एक अलग अलग प्लान बना दीजिए। क्यों? ईवीएस के टीचर को आपने देखा है कि क्लास में आ रहे हैं, देखो बच्चों ऐसा करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी ईवीएस के सब्जेक्ट हैं उसको हम अलग अलग प्लान बना देते हैं। भाई ईवीएस तो ईवीएस है, उसमें ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड वो जो है एकीकृत जो है वो उसका रूल ही है। उसमें सारे सब्जेक्ट मिले ही हैं, आपको सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। आप चाहोगे कि उसमें आप सोशल साइंस और साइंस को अलग करके दोनों का लेसन प्लान अलग करोगे, तो भाई ऐसा होता तो बुक ही 2 को अलग कर दिया जाता। 1 to 5 में साइंस अलग होता, सोशल साइंस अलग होता। अगर ईवीएस आया है तो आपको यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से सब्जेक्ट छांट छांट के उसका लेसन प्लान बनाना है। यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, स्मार्टनेस ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि ईवीएस की एक बुक बना दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अलग योजना बनाएं और सभी विषयों को अलग करें, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ओके है। फर्स्ट वाला यहाँ पे ओके लग रहा है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करें, यानी अरेंज सेपरेट टीचर्स फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। भाई क्यों?
आप भी बच्चे थे, आपने कभी देखा कि ईवीएस की जो बुक थी, तो ईवीएस की जो बुक है स्पेशली उसमें साइंस के लिए अलग टीचर आ रही है, सोशल साइंस के लिए अलग टीचर आ रही है। भाई 1-2 के बच्चे हैं कि पीएचडी के बच्चे हैं? कौन से बच्चे हैं ये, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? नहीं ना, अभी छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे के लिए एक टीचर काफी है, ईवीएस की एक बुक काफी है, काफी है वो, ठीक है, दैट इज मोर देन एनफ। तो तीसरा भी कहीं ना कहीं गलत बन जाता है। चौथा हमारा कह रहा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करें। बात तो घूम फिर के एक ही आ रही है ना कि अलग अध्यापक का क्यों हम प्रबंध करें, क्योंकि ईवीएस पढ़ाने के लिए एक टीचर मोर देन एनफ है, और सारे उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको कंबाइन करके एक लेसन बना के बच्चों को इजिली समझाया जा सकता है। ईवीएस उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बच्चों के लिए नहीं बनानी चाहिए। बच्चे अभी इतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि उनको हम साइंस अलग बताएं, सोशल साइंस अलग बताएं। उनको हम ये बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा साइंस में आती है, और जो पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट है बेटा वो सोशल साइंस में आती है। अभी बच्चे इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि आप उसके लिए उनको इतना विषय वादक बना दें, उनको विषय से जोड़ दें कि ये विषय एक ही बुक है पर इसमें 2-3 विषय हैं। ये कहीं से भी राइट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाता है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्लियर है। आपको समझ में आना चाहिए कि ईवीएस जो है वो एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं, और ये कॉन्सेप्ट ही लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुनीत गेव हिज 1 मिनट, हाँ, Puneet gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. Puneet wanted to, यानी हिंदी में ये कह रहा है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक, यानी पुनीत वहां पे शिक्षक हैं और उन्होंने कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उनको, ठीक है, उनको शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। पुनीत क्या चाहता है, यानी कि एक टीचर है वो क्लासरूम में गया है और वो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाना है। तो पुनीत जो है वो क्या कहा है कि बच्चों ऐसा करो, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फोटो बनाओ, एक तस्वीर बनाओ। पढ़ाने से पहले वो ये बोला है बच्चों को कि आप लोग एक तस्वीर बना के हम सबको दिखाइए, ठीक है। तो पुनीत चाहते क्या है भाई, पुनीत पहला बात है टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल डायग्राम। पुनीत जो है वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चे जो है परीक्षण करना चाहते हैं कि शिक्षार्थी नामांकन आरेख बना सकते हैं, नामांकित आरेख बना सकते हैं, यानी कि पूरा लेबल्ड बना सकते हैं कि नहीं, अरे भाई ड्राइंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, पहले ये देखना है ना। उनका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखना है ना कि पहले हम ये चेक करेंगे कि लेबलिंग कर रहे हैं कि नहीं। कहीं से भी सही नहीं है। लेबलिंग में क्यों जा रहे हो आप, पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जाने का, सिंपल देखने का ना, बच्चे पहले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, उनको कितना पता है कि नहीं पता है, वो ना देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि बच्चे लेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसे आरेख नामांकित आरेख बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत ये है, बड़ी आंत ये है। भाई पहले तो ये देखना है कि बच्चे को आता कितना है। अब वो उसको लेबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो हाई लेवल चीज है, उसको नहीं जानना है। बच्चे को भी आपने पढ़ा नहीं दिया डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से क्लास 5 के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी जो है ये सही नहीं है, ठीक है। अगला है इलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ठीक है। तो दूसरा कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि इसमें ये जानना चाह रहा है टीचर कि बच्चों को उसके बारे में कितना आइडिया है। अगर आइडिया है तभी वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर पाएगा, कुछ ना कुछ बना पाएगा, कुछ भी वो बना पाएगा। जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है वो कुछ नहीं बनाएगा। तो कुछ आइडिया है या नहीं है बच्चों को पहले से, वो ये कहीं ना कहीं देखना चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है। चलिए और देखते हैं कहीं इससे भी बेटर ऑप्शन मिल जाए। आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल, भाई ऐसा है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है तो जो साइंस का टीचर, ईवीएस का जो टीचर है वो ये देखना चाह रहा है कि बच्चों को अच्छा ड्राइंग करना आता है कि नहीं, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। भाई क्यों, ये ड्राइंग क्लास है कि यहाँ पे ड्राइंग का चेक करना है, ऐसा क्यों करना है? या ईवीएस है, यहाँ पे बनाने दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ड्राइंग का ही चेक करना रहेगा तो ड्राइंग का एक सेपरेट टीचर होगा, सेपरेट सब्जेक्ट होगा, और वहां पे जो है सीनरी दे दिया जाएगा कि बच्चों ऐसा है, एक घर की तस्वीर हमको बना के दिखाओ। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है भाई, ऐसा है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दिखाओ। टीचर ये देख कर चेक करना चाह रहा है कि बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बनाने आता है कि नहीं आता है। और अगर उसको आता है तो उसको ये दिख जाएगा कि बच्चे को थोड़ा बहुत भी पाचन तंत्र का आइडिया है या नहीं है, ताकि उसको आगे पढ़ाने में आराम मिलेगा। आगे पढ़ाने में वो एक उसको एक बेस बना के वो बच्चों को पहले देख लेंगे कि बच्चों को पहले कितना क्या कुछ आता है, तब वो पुनीत जो है आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।
इवेल्युएट लर्नर्स और द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। भाई बच्चों का पाचन की अभी चैप्टर पढ़ाया भी नहीं है और अभी आप क्या मूल्यांकन कर लोगे, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। उस पे क्या प्रोसेस कर लोगे बच्चों को एकदम, क्या बच्चे शेक्सपियर हैं, बच्चे बहुत पढ़ के आए हैं, पीएचडी डिग्री लेके आए हुए हैं 5th क्लास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए पुनीत ने क्या किया, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है, दूसरा लग रहा है कि पुनीत ने क्या किया कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना या मूल्यांकन करना और विचार करना। दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं मिलते जुलते लग रहे हैं, लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत लोग 4 को टिक मार के आ जाएंगे, नहीं। विचारों और मूल्यांकन दोनों में फर्क है। बच्चे को जज नहीं किया जा सकता है कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा अभी बहुत मेच्योर नहीं है, उसको जज करने के लायक वो बच्चा नहीं है कि वहां पे आप उसको जज कर लोगे कि बच्चे को पाचन तंत्र की तस्वीर बनाने आ रही है कि नहीं आ रही है। बच्चे के विचार को देखिए आप, बच्चा को क्या कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको उसको आप वेलकम कीजिए, उसकी उसकी आप स्वागत कीजिए और देखिए कि बच्चे को कितना आ रहा है, बच्चे के आइडिया को बस चेक कीजिए। यहाँ पे बच्चे को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे डील करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन ही करेंगे, बट थोड़ा अच्छे से करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारा हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो स्कूल में होते हैं, यानी निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के लिए संबंध में सही नहीं है। पहला है, पहला क्या दिया है, एक सेकेंड, हाँ, पहला दिया है कि इट इज रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। दूसरा दिया है इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहांसिंग लर्निंग। तीसरा दिया है इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। चौथा दिया है एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सही नहीं है, सीटेड वालों ने आपकी जिंदगी आसान कर दिया है, यहाँ पे नहीं है को उन्होंने भी अंडरलाइन कर दिया है कि बच्चे नहीं है, भूल नहीं जाए। यहाँ पे जो निगेटिव स्टेटमेंट है उसको हमें टिक करना है। पहला दिया है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। भाई ऐसा कहीं पे रूल, मतलब ये एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रूल है क्या कि ऐसा होना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड जो है ना, ऐसा करो जी, रिपोर्ट कार्ड जो है ना एवरी क्वार्टर पे ही, हर 3 महीने पे ही हमें जो है रिपोर्ट कार्ड मिल जाना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, मतलब ये कोई डेडलाइन रूल नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया है इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहांसिंग लर्निंग। भाई सही बात है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें टीचर को एक कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि टाइमली जो है, यानी अधिगम को श्रित करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। हाँ, अध्यापक को एक कहीं ना कहीं मदद मिलता है और इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ होती है, ठीक है। तीसरा दिया है इसको छात्रों की प्रगति का निगरानी करनी, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, यानी कि इट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो जिस तरह से क्लास में परफॉर्म कर रहा है उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है हमें हेल्प करता है। और चौथा है एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ठीक है। सही बात है, बच्चा जो भी सीख रहा है, एनी इंफॉर्मेशन जो भी वो सीख रहा है, कोई भी जानकारी है, उसको फॉर्मेटिव में उसका काम पड़ता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ऐसा कोई डेडलाइन रूल नहीं बनाया हुआ है कि हर 3 महीने पे ही फॉर्मेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्मिता वांटेड टू sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Smita choose to do in her class from the following suggestions? Present students with stereotypic models, show flashcards of different kinds of work, ask only boys to sweep the classroom daily, या फिर invite a student's mother to class who is an auto driver. यहाँ पे देखिए लिखा है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, यानी स्मिता जो है अपने क्लास में ये बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं भेदभाव करना गलत है,
सदियों से औरतें एक ही काम करते आ रही हैं, मर्द एक ही काम करते आ रहे हैं। स्मिता एज अ क्लास टीचर अपने बच्चों को ये बताना चाहती है कि बेटा देखो, ऐसी बात नहीं है कि औरतें ही खाना बनाएंगी, या जो मर्द हैं, जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, वो बाहर जाके ऑफिस का काम करेंगे, वही फिक्स है। और जो औरतें हैं वो घर में खाना बनाएंगी, यही फिक्स है। ये जो आदमी है वही ऑटो चला सकते हैं, औरतें ऑटो नहीं चला सकती हैं। ये जो औरतें हैं वही जो है खाना बना सकती हैं, या वही कपड़े धो सकती है, आदमी नहीं कर सकते, पुरुष नहीं कर सकते इस काम को। इस चीज को वो अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को समझाना चाह रही है, कि इस चीज को वो अच्छे से उनको अवेयर करना चाह रही है। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ मॉडल जो है वो ऐसा कुछ बना के छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, बट आगे देखते हैं कौन बेटर है। शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जो बेस्ट है उसको। कई बार ऐसा होता है कि सीटीईटी में चारों ऑप्शन एक ही जैसे दिखते हैं, तो उसमें जो बेस्ट निकल के आता है उसको हमें टिक करना होता है। दूसरा है शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, बहुत सारे कामों का जो फ्लैश कार्ड है, कि औरतें किस तरह का काम करती हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं किस तरह का काम करती हैं, पुरुष किस तरह का काम करते हैं, उसको जो है एक फ्लैश कार्ड के रूप में दिखाना। ठीक है, चलिए ठीक है, और देखते हैं। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, भाई ऐसा क्यों होगा कि लड़कों को ही आप स्वीप करने दोगे? यहीं पे तो जेंडर स्टीरियोटाइप आ गया ना, यहीं पे तो आप अंतर कर रहे हो। क्यों बॉयज ही क्यों स्वीप करेंगे? गर्ल्स भी करेंगी, बॉयज बॉयज भी कर सकते हैं। बट ये क्लासरूम डेली, भाई ये कोई बच्चे हैं, ये कोई प्यून नहीं लगे हुए हैं, ये कोई ऐसा मतलब क्लासरूम में स्वीपिंग करने का मतलब ऐसा कोई इनको स्पेशल नहीं करना है। वो पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, सबका अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि आप उन बच्चों से कुछ और करवा लो, बट स्वीपिंग भी इज नॉट गलत काम नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, गलत बात नहीं है। स्वीपिंग ऐसा नहीं है कि जो स्वीपिंग है वो प्यून का ही काम है, वही कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आप टिक कर सको। देख के ही लग रहा है कि कुछ सही और हो सकता था। अगला दिया है, इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर। ठीक है, या फिर एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ये कहीं ना कहीं सही मुझे लग रहा है, और ये सही है भी। रीजन क्या है कि अगर आप किसी भी छात्र की माँ को आप कक्षा में आमंत्रित करते हो जो खुद ही एक ऑटो ड्राइवर है, तो बाकी बच्चे भी उससे कनेक्ट कर पाते हैं, और उन्हें ये फील होता है कि हाँ, ये एक औरत होके भी एक ऑटो चला रही है। तो इससे ये एक उदाहरण सेट होता है कि एक औरत होके भी, महिला होके भी कोई ऑटो चला सकता है, और पुरुष होके भी कोई घर का भी काम कर सकता है। तो आप एक परफेक्ट लाइव एग्जांपल अगर आप देते हो, तो बच्चे उससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज आप दिखा दोगे बच्चे उसी को सही मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 77 तक आज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समयान ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी। जो समयान है वो अपना क्लास वर्क जो है वो नहीं करता है। अब इसको कैसे आप डील कर सकते हो, किस तरीके से आप डील कर सकते हो? यानी कि मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, कक्षा 5 के समयान आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? अब ऐसे में क्या करना चाहिए? पहला है, टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, दूसरा है, मेक अनदर चाइल्ड हेल्प कंप्लीट हिज क्लास वर्क। भाई आप दूसरे चाइल्ड को क्यों बोलोगे उसके क्लास वर्क को करने के लिए? ये कहीं भी सही लग रहा है आपको? आप टीचर हो, आप कहोगे दूसरा चाइल्ड को, कहोगे भाई ऐसा है, ये बच्चा अपना क्लास वर्क नहीं करके आया, आप उससे उसका क्लास वर्क कर दो। ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, सीधी सी बात है। इससे आप जो बच्चे का क्लास वर्क करवा रहे हो उसे भी आप डेमोलाइज फील कराओगे, उसे भी बहुत ही नीचा फील होगा, उसे लगेगा कि मैं सक्षम नहीं हूँ करने के लिए, और दूसरे चाइल्ड को आप इंटेलिजेंट साबित कर रहे हो उसके सामने। कहीं ना कहीं आप एक ये कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो दो बच्चों में। ठीक है, तीसरा है, टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम। भाई भाई ये क्या बात हुआ, बच्चा क्लास वर्क नहीं कर रहा है, तुरंत उसके पेरेंट्स को उठा के बुला लीजिए। पेरेंट्स तो एकदम फ्री बैठे हुए, उनको बुलाइए और उनको कहिए भाई ऐसा है कि बच्चा क्लास वर्क नहीं कर रहा है, और अब आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आपका भी तो कुछ काम है, आप भी टीचर हो ना। पेरेंट्स को बुलाना एक्सट्रीम केसेस में होता है, आप टीचर हो, आपका भी कुछ काम है, आपका भी कुछ रोल है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ है, गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क। भाई ऐसा है कि उसको कोई दूसरा और सिंपल सा कोई होमवर्क दे दीजिए, कि वो उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। भाई क्यों बच्चे को
बच्चे से पहले मिलिए। पहला मैं ये सजेस्ट करूंगी, बच्चे से पहले मिलिए, देखिए कि उसको मुश्किल कहाँ हो रही है, डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार देखिए, 1 भी सही लग रहा है, 2 और 4 भी सही लग रहा है, दोनों कंफ्यूजिंग हो रहा है ना आपको, बट अब दोनों में आपको बेस्ट चुनना है। कौन नहीं हो सकता है उसको एलिमिनेट कीजिए, दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे बच्चे से एक बच्चे का दूसरे बच्चे को कहना कि आप उसका क्लास वर्क कर दो, उसका स्कूल का कार्य कर दो, ये कहीं से भी सही नहीं है। तीसरा, माता पिता से बात करा के उनसे सलाह ले, भाई माता पिता को क्यों बुलाएं, बच्चे का क्लास वर्क नहीं हो रहा है तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, आप भी क्लास टीचर हो, आप भी उस चीज को कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बच्चे को चोट नहीं लग गया है, बच्चे का कुछ मेडिकल नहीं हुआ है जो आप माँ बाप को भी इतने इतने बच्चे के माता पिता को इतनी जल्दी बुला लो। ठीक है, आप उस चीज को करने में सक्षम हो, आप टीचर हो, आप बीएड हो, आप ट्रेंड हो, आप कर सकते हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि अभी यहाँ पे फोर्थ और फर्स्ट में कंफ्यूजन है, फोर्थ दिया है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो ये तो वही बात होगी कि बच्चे को आपने जज कर लिया कि बच्चा डिफिकल्ट, बच्चा मुश्किल काम नहीं कर सकता है, तो ऐसा करते हैं, क्लास वर्क नहीं कर रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है, उसको क्या करना है कि बच्चे को एक आसान चीज दे दो, बच्चा लो आसान चीज लो और कर लो, बच्चा आसान तो कर ही लेगा। भाई क्यों, बच्चे को आप जो दे रहे हो आप ऐसा करो, उसे स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रूल मत करो, पहले आप उससे बात करो, उसकी डिफिकल्टी का पता लगाओ कि क्या कठिनाई हो रही है, और फिर एडजस्ट करो, उसके हिसाब से क्लास वर्क को एडजस्ट करो। पहले देखो कि बच्चे को कठिनाई कहाँ हो रही है। बच्चे को आपने मान लो कि वाटर वाटर के बारे में पढ़ाया या फिर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया, साधन के बारे में पढ़ाया, और बच्चा उस चीज को नहीं समझ रहा है, बच्चा क्लास वर्क करके नहीं आ रहा है स्कूल में, तो आप उसको उससे भी आसान चीज नहीं दोगे। आप पहले बच्चे से बात करोगे कि बेटा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप ये बताओ दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उस दिक्कत को आप फाइंड करोगे, फिर उसके अनुसार उस चीज को सॉल्व करके बच्चे को जहां पे फिर समझ आ गया, वहां से फिर आप उसको क्लास वर्क अकॉर्डिंगली दोगे, उसके हिसाब से दोगे। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस थे जो आई होप कि वीएस पेडागोजी में आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा, क्योंकि सिर्फ सीडीपी करना काफी नहीं है, पेडागोजी पे भी मैं क्वेश्चंस लाते रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी शाम को फिर से। तो अभी सुबह में मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं सब लोग, फिर शाम को फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो आती ही रहती है, फिर शाम को मोटिवेशनल वीडियो लेके आती हूँ। मॉर्निंग में पढ़ाई हो ही गई है आप सबकी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।